हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना। तो आप ये देख रहे थे कि जो संक्रमण तत्व है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इधर कोई भी यहाँ पे क्या था, अपना अक्रिय गैस था। ये अक्रिय गैस था और ये था अपना N-1D 1 से 10 NS 1 से 2 या 0 से 2। ठीक है ना, ये था। तो ये क्या शो करता है कि जो N-1D है, जो NS है, जो बाहरी कोश है, ठीक है ना, उसके जो अंदर का कोश है, जो N-1D जो D कोश है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर 10 तक रहते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनका जो D कोश है वो आंशिक रूप से भरा रहेगा, और जिन तत्वों का D कोश आंशिक रूप से भरा रहता है वो ही तत्व हमको ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण अवस्था कैसे दिखाते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखो, नोट याद रखना कि जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व N-1D उपकोश का आंशिक रूप से भरा होने के कारण परिवर्ती जिसे कहते हैं वेरिएबल, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। परिवर्ती अमीष क्या है कि एक से अधिक ऑक्सीकरण, अवस्था। जैसे कैसा होता है कि +1 भी शो कर रहा है, +2 भी शो करता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है। तो इस तरह की जो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं उसको हम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। क्लियर है ना। तो अब हम इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है डी ब्लॉक के तत्व 3D श्रेणी में, है ना, 3D श्रेणी के जो तत्व है, ठीक है ना, उनका ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। 3D श्रेणी के तत्वों का 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये कोई भी अक्रिय गैस होगी, ये अक्रिय गैस होगी और N-1D कोश होगा, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, NS में 1 से 2 रहेंगे। ये 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है ना। ओके, देखो हमारी है ना 3D संक्रमण श्रेणी है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। उसके ये में जो है तत्व है, ये अस्केडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वैनेडियम है, ये क्रोमियम है। इनके एटॉमिक नंबर है ये 21, 22। बता कि ये अपना अक्रिय गैस है। इसका आगे जो इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन N-1D को लिखते हैं 3D1 4s2 था। इसका क्या था 3D2 4s2, ये था अपना 3D2
अब आप ये देखो कि हम इसका इलेक्ट्रॉन ये है ना, ये दिखा रहे हैं आपको। तो डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कक्षा का होते हैं? ये डी कोष में 5 कक्षा, तो 1। देखो बच्चों, ये 3d1 मतलब कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, ये हो गया इस तरह। तो अब इसका ये समझो, ये इसका बनाते हैं, इसमें 1 2 3 4 और ये इस तरह हम सबका बनाना है। ठीक है ना, इस तरह हम सबका बनाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से 2, तो ये 2 भरेंगे 1 1 2। ये 4s में कितने 2, तो ये पूरे भरेंगे इसमें 2। ये 3, इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 भरेंगे। s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरे 3 4 5, ये 6 7 8, s में 2 10, इसमें कॉपर में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बाहर है 1। ठीक है ना, इसमें जिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बाहर है 2। ठीक है बच्चे, अब आपको ये बात समझना है। देखो, जब हम इनका ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ त्यागे जाते हैं। ठीक है ना, एक साथ दोनों का त्याग कर देगा। और इसमें डी में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में युक्त होता है। अगर हम इनका बंध बनाने में युक्त हो रहे नहीं है, तो s के दोनों एक साथ जाएंगे और d से एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब s में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ही होंगे, 1 या 2 होंगे, तो दोनों एक साथ निकलेंगे। ठीक है, और d से एक एक निकलेगा, तो ये एक एक निकलेगा। अब ऑक्सीकरण अवस्था जो हमें लिखनी है, जो d होता है, जो d कोष होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतनी ही उसकी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ठीक है ना, निम्नतम सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था। तो जितने बार s में इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसके ऑक्सीकरण अवस्था के तुल्य होंगे। अगर 2 है तो 2 होंगे, 1 है तो 1 होगा निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था। अब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे चेक करेंगे कि 2 तो इसके होंगे और जो होगा इसका होगा, इसको ऐड कर देंगे। मतलब n प्लस n-1 d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो s के हो गए 2 और d के हो गए 1। ऐसे इसके प्रकार। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये समझाना था कि जो हमें टोटल ऑक्सीकरण अवस्था किससे निकलेगी, जो ns में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस जो d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उनका टोटल योग होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखेंगे, ये देखो, इसमें कितने 2, तो 2 ये हो गए और एक ये 3, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 हो। देखो ये क्यों करता है, ये कहते हैं कि जो ये देखो जो है ना, ये 3 कैसे लिखा हमने कि ये 2, ये इसकी जो ऊर्जा स्तर, ये ऐसा क्यों करते हैं, दोनों साथ साथ क्यों करते हैं। हम कहते हैं कि जो 4s है और जो डी कोष है, उनमें जो ऊर्जा है वो आपस में बराबर होती, लगभग बराबर ही होती, समान होती है। इसलिए दोनों s और d के इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सा लेते हैं साथ साथ। ठीक है ना, तो दोनों की s कोष और d कोष की ऊर्जा में अंतर नगण्य के बराबर होता है, लगभग समान होता है, इसलिए देने रहते हैं। अब हमने क्यों लिखा, आगे देखना कि +3 क्यों लिखा, इसका रीजन बताएंगे हम आपको। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। अब एक इसका ऐड करो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 होगी और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 भी होगी। 3 में एक ये जोड़ो 4, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 4 भी होगी। ठीक है ना, अब ये देखो 2, तो 2 तो ये ऑक्सीकरण अवस्था है, एक इलेक्ट्रॉन ये जोड़ो तो +3, नेक्स्ट में ये जोड़ो प्लस के 4, नेक्स्ट में ये जोड़ो प्लस के 5। ठीक है ना, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। देखो 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे जोड़ो 5। ठीक है ना, अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो, बाहर s में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 लिखेंगे, 1 में ये ऐड जोड़ो, ऐड करो तो ये 2, फिर 3, फिर हमारा 4, फिर हमारा 5,
और लास्ट में हो रहा है 6, क्योंकि 1 5 और 1 6। क्लियर है ना। अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था देखो, ये 2 है तो ये देखो प्लस के 2, ये 1, ये कितने 5 है, 5 और 2 7। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन अवस्था है वो किसकी होती है, मैग्नीज की होती है। वो किसकी होती है, मैग्नीज की होती है। तो +2 कहां तक जाएगी, +3 +4 +5 +6 +7 तक होगी। ठीक है ना। अब इसका देखो यहां से अब ये कहते हैं, आराम से देखो, ये कहते हैं कि जो हम अस्केडियम 21 जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, 21 से लेकर मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। देखो 3 2 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 7 लास्ट बढ़ी ना। अब ये कहते हैं, ये ध्यान रखना कि मैग्नीज के बाद ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाती है। जैसे हम नीचे को जाएंगे ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाएगी। इसका कारण भी है, इसमें समझ में आता। देखो ये क्या है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखना आराम से बस। ठीक है ना। यहाँ से देखो, देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डी में, नेक्स्ट वाले में 2 आया, नेक्स्ट में 3 आए और उससे अगले में 5 आए, फिर 5। तो ये देख रहे कि आप एक एक करके हमारा इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ रही है। कहां तक बढ़ रही है, मैग्नीज तक बढ़ रही है। देखो ठीक है ना। अब ये देखो मैग्नीज के बाद एक एक कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कम होता है। देखो इसमें 5 था तो इसमें कितने 4 रहेगा, तो ऑक्सीकरण अवस्था डाउन होनी शुरू, कम होनी शुरू। इसमें देखो 3 ही रह गए अनपेयर्ड। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होती जा रही है, इसलिए मैग्नीज के बाद जिंक तक ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ठीक है ना। क्लियर है ना। तो अब देखो देखो दो तो होगी एस वाले थे, इसमें अनपेयर्ड कितने 4 1 2 3 4। तो ये हो गया +3 +4 +5 और +6। देखो घट गई ना एक एक, ये बताना था। अब इसमें देखो ये +2 एस वाले से लिखते हैं +2 और ये 3 एक ऐड करो 3 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर लास्ट में 5। ये 2 और 3 5। अब इसका देखो ऑक्सीजन, ये 2 हो गया, ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड काउंट करना है अनपेयर्ड। तो ये कितना हो गया +3 और +4। ये देखो पूरा पेड़ भरा है तो इसमें डी का कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं जुड़ पा रही, खाली इसकी जुड़ेगी 4s। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी 1 रहेगी। ठीक है ना। ये भी फुलफिल्ड है और ये भी फुलफिल्ड था, तो अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी +2 हो गया 2। ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है लिखना समझ में आया, क्लियर आया नहीं, डाउट्स क्लियर है। तो डिपेंड्स करता है इस पे। अब आ जाओ इस पे। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो 4s है वो 2 जा रहा और 2 के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीकरण अवस्था डी में ऐड होती जा रही है। इसमें ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब इसमें बता दें कि जो ये रूल्स था कि भाई प्लस पहले 2 जो एस में होंगे वो लिखेंगे और फिर डी में एक डी वाला एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। अगर 2 थी ये 3 होगी ना, 1 एक और जुड़ गया ऐड, फिर ये 2 है तो एक और ऐड हो गया, 4 तक हो गया ना मैक्सिमम। अब मुझे ये बताना है कि इसमें ऐसा क्यों। हम कहते हैं कि यहाँ पे ये रूल अपवाद हुआ। ये अपवाद क्यों हुआ, ये किस कारण हुआ, ये समझो। देखो ये जो हमारा है डी उपकोष, डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फुल भरा है, फुलफिल्ड है, इसे कहते हैं पूर्ण रूप से भरा है। तो ये अस्थाई है। ये अस्थाई होने के कारण ही इधर से कोई इलेक्ट्रॉन बंधन में काम नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से भरा है तो ये जब यौगिक बनाता है तो उस बंध में ये काम नहीं करता, यही करता है। ठीक है ना। ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता है तो इसलिए इसको ऑक्सीकरण में नहीं आया। तो ये बंधन है पूर्ण रूप से, तो ये पूर्ण रूप से अस्थाई है, ये स्थायित्व को प्राप्त किया हुआ। ठीक है ना। अगर इसकी जगह रिप्लेसमेंट यहाँ पे देखो, ये बात नोट करो, एक ये नोट करो, ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है, ये 5। तो जो अनकंप्लीट होगा मतलब अर्धपूर्ण होगा वो भी अस्थाई होगा। जैसे ये अस्थाई है, ये अर्धपूर्ण है ना, आधा भरा, 10 के आधे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये भी
क्या है, अस्थाई है। जब ये अस्थाई है तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब ये क्या है, अस्थाई है, क्योंकि ये है ना आंशिक रूप से भरा है। या तो ये होगा या ऐसे होगा पूरा, वो अस्थाई होगा 1 2 3, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है वो खाली होगा डी में। अगर डी सबसेल खाली होगा तो वो भी अस्थाई होगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये कहता है कि ये इसके और इसकी ऊर्जा अपने का बराबर है, तो ये 2 और 1 3 तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालता है। तो एक साथ निकालने पर ये इस तरह का अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। ये प्राप्त करने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालता है, ऐसे नहीं निकाल रहा है कि +2 और ये अलग से निकाल रहा है 3। ठीक है ना, ऐसे नहीं निकालना। तो इसलिए कहते हैं ये अगर हम आप लिखोगे तो ये अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, +3 अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते। और इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर स्केडियम में ये रूल फेल हो जाता है। ठीक है, ये रूल अपवाद में माना जाता है। तो ऐसा याद रखना है कि +3 अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है ना। अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लो, आगे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपको जो ये हमने स्ट्रक्चर दिखाया, इस स्ट्रक्चर से आपको क्या नॉलेज मिला, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, या इससे क्या रिजल्ट आता है। देखो इससे रिजल्ट ये आता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व, जो संक्रमण तत्व है, उन तत्वों के अंदर ही विशेष गुण है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। इसका कारण यह है कि जो प्रदर्शित करते हैं ना परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, इसका कारण है कि जो हमारे 4s, जो s में इलेक्ट्रॉन है और जो डी में इलेक्ट्रॉन है, वे दोनों बंध बनाने में हिस्सा लेते हैं। ठीक है ना। फिर यह है कि जो अपना s है और n-1 है ना, कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बंधन में, मुक्त बंधन में हिस्सा लेने के कारण ही ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है। अब ये देखो, कुछ इसमें भी कुछ ऐसे तत्व है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब वेरिएबल ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखा। वो कौन है, देखो ये जिंक। ठीक है ना, ये जिंक है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें ये नियम अपवाद हो रहा है, वो स्केडियम 21, जिसका परमाणु क्रमांक 21 से वो, याद रखना आपको। अब ये हम ये कहते हैं कि भाई चलो ये तो दिखा नहीं, मतलब कि सॉरी, हम ये कह सकते हैं ये तो हमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व भी दिखाते हैं नहीं दिखाते, या पी ब्लॉक के तत्व दिखाते हैं नहीं दिखाते, और दिखाते नहीं तो क्यों नहीं दिखाते। ठीक है नहीं, जैसे ये है। तो ये कुछ बातें हैं, हम इसके बाद लिख देंगे और इसको रेज कर देता हूँ, और मैं अभी उसको भी दिखाता हूँ कि एस के क्यों नहीं दिखाते। ठीक है ना। अब ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से याद रखना कि जो संक्रमण तत्व है, आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि जो डी कोश है वो आंशिक रूप से भरा है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेंगे तो इसमें तो जाएंगे, ये आंशिक रूप से भरा है, इसमें इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, ये आंशिक रूप से भरा है, ये आंशिक रूप से भरा है, ये आंशिक रूप, तो ये आंशिक रूप से भरे, इनमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एस ब्लॉक के तत्व उसमें ऐसा नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते। पी में भी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते। अभी समझो, देखो स्टूडेंट्स, अब ये बात समझाना है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के संग जो है ना तत्व, जो एलिमेंट्स है, वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं दिखाते, एक से ज्यादा क्यों नहीं दिखाते, जबकि डी के दिखाते। ये देखो, ये इसका ये हमारे पास लिथियम है, एस ब्लॉक का एलिमेंट, ये बेरिलियम है, एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा, ये सेकंड एग है और ये फर्स्ट एग। ठीक है ना, ये फर्स्ट है सेकंड एग का। अब ये देखो, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा है लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2 2s1। अगर इसका s, ये s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन बचेगा, 1s2। ये पूर्ण रूप से फील्ड है, तो ये स्थायी है नहीं, फील्ड है। किसकी तरह स्थायी है, जैसे हीलियम के 2 होते हैं, 1s2 की तरह अस्थायी है, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं,
ठीक है ना, ना निकालेगा ना लेगा। ऐसे ये सोडियम क्या रहा है, देखो ये बाहरी कक्ष है 3s1, इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या रहेगा, इसके अंदर कक्ष 2 कंप्लीट बनी ना, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये स्थायी है। ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो पर ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या दिखा है +1, ये ऑक्सीकरण अवस्था दिखा है +1। ऐसे देखो 4s1 ये बाहरी है, ये जाएगा, इसके अंदर कौन है, ये कंप्लीट रूप से भरा है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद का जो ऊर्जा स्तर है वो अस्थायी रूप से भरा है, तो इसलिए वो नहीं लेगा। ठीक है ना। ऐसे अब इधर आओ पी में, ये देखो ये कितने 2 और 1 3, ये बाहरी कक्ष है, ये 3 निकाल देगा तो ये भरा है कंप्लीट, ये स्थायी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये देखो 2 2 4, ये निकलेगा बाहरी कक्ष से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो ये स्थायी नहीं है, तो इसलिए जब ये स्थायी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, मतलब ना इलेक्ट्रॉन निकालते और ना किसी एक्सेप्ट करते, उसके बाद अस्थायी कक्ष मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते, ये डी वाले दिखाते हो। ये निकल गया तो ये है ना आंशिक रूप से भरा, तो ये बाद में निकाल सकता है या ले सकता है, तब ये निकलेगा, तब ये स्थायी आता है। ठीक है ना, मगर इसके बाद डी बहुत इम्पैटी है, बहुत इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है ना, ग्राइंड कर सकता है, निकाल सकता है, ऐसे ये देखो, तो इसलिए डी वाले परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, और एस और पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर यह गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अब ये भी ध्यान रखना कि जो है ना हमारा मैग्नीज तक, मैग्नीज की सबसे मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है ना, मैग्नीज की सबसे मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था होती है +7, उसके बाद सबकी कम होती है। ठीक है ना। अब ये भी ध्यान रखना कि ऐसा क्यों करते हैं, NS जो बाहरी कोष और जो डी कोष है, उपकोष है हमारे, उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है ना, और दोनों के इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में काम आते हैं। तो कुछ पॉइंट से मैं लिख देता हूं, इसको आप बता देना, ये याद रखना। फिर ये याद रखना कि जो +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये हमारी क्या डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों की मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था है, जहां ये होगी वहां आयनिक बंध होंगे, और जहां पर +4 +5 +4 +5 +6 +7 होगा, वहां सहसंयोजक ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ये ध्यान रखना, क्लियर। ठीक है ना। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है ना, जिनमें बताया गया कि जो हमने अब तक आपको समझाया वो पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद और लिखेंगे। ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको समझाए गए थे, ये आपको नोट्स करने हैं और लर्न करने हैं। इसमें लिखा है कि NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन एक साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है ना। अगर NS में 2 होंगे तो 2 ही लेंगे, एक ही बार नहीं लेंगे, एक होगा तो एक ही लेगा। N-1D उपकोष में एक एक करके बंध बनाने में भाग लेंगे। वर्ग 12 के तो जिंक कैडमियम मरकरी केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे जैसे दिखा रहे थे। और संगुण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, वो गौण +2 +3 में आयनिक बंध बनाएंगे, और उससे उच्च अवस्था में सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये हो गया। और ये है लास्ट है कि +1 +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट से ही आपको अच्छी तरह नोट्स करने हैं अपने नोटबुक में, और इनको अच्छी तरह लर्न करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना। ठीक है ना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।